सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरसोर में ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार, जो सभी कंपटीशन क्लासेस के लिए अति महत्वपूर्ण है और 11th क्लास के बच्चे एवं 10th क्लास के 9th क्लास के छात्रों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है ये। तो चर्चा करने से पहले हम ये देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो संपूर्ण ग्लोब पर कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी ग्लोब की बात अगर करते हैं तो पृथ्वी ग्लोब को भूमध्य रेखा दो भागों में विभाजित करती है। इसका उत्तरी भाग जिसे अपन नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध और इसका दक्षिणी भाग है जिसे साउथ हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत की स्थिति इस ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखना है। यहां पर भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। और अगर इसकी ग्रीनविच रेखा से अगर देखा जाए तो भारत को बराबर दो भागों में डिवाइड करती है ग्रीनविच रेखा। इसका ये भाग ईस्ट यानी पूर्वी भाग और ये वेस्ट यानी पश्चिमी भाग कहलाता है। तो भारत अगर संपूर्ण पृथ्वी अगर अपन देखते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अपन ये कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। तो इसी प्रकार से अक्षांश एवं देशांतरीय जो भारत की स्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ग्लोब पर जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जो जाल बना होता है उसे हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। ये कई बार सवाल पूछ ही जाता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बने हुए जाल को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, उसे हम ग्रिड कहते हैं। और इससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आपसे अक्षांश रेखाएं पूछी जाती है संपूर्ण ग्लोब पर तो आपको बताना है 179 और अगर आपसे अक्षांश पूछ लेते हैं तो आपको बताना है 180। ये कई बार यूपीएससी और आरपीएससी में सवाल पूछा जाता है जिसमें अक्सर स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। और देशांतर रेखाओं की अगर बात करते हैं तो देशांतर रेखाएं संपूर्ण ग्लोब पर 360 है। ध्यान रखना, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के इसी जाल में भारत भी कहीं न कहीं इस प्रकार स्थित है जिसमें भारत के दक्षिण से, उत्तर से, पूर्व से और पश्चिम में अक्षांश और देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। सबसे पहले भारत की स्थिति हम देखते हैं। तो भारत की स्थिति कौन सी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो सबसे पहले भारत के दक्षिणी भाग से जो रेखा गुजरती है उसे हम कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। और भारत के उत्तर से जो रेखा गुजरती है उसे हम कहते हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत के पश्चिमी भाग से जो रेखा गुजरती है वो है 68 डिग्री 7 से, इसका पूर्वी भाग से जो गुजरने वाली रेखा है वो है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। यानी 25 का मिनट मतलब हो गया, यहाँ पर मिनट से है। और यहाँ पर भी 37 डिग्री 6 मिनट है, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है, यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट है। अब भारत का अक्षांश स्थिति की बात हम करें तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 25 डिग्री 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। अब अगर इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अगर हम अंतर की बात करें तो अक्षांशीय अंतर अगर भारत का देखा जाए तो वो है 29 डिग्री 2 मिनट और देशांतरीय देखा जाए तो वो है 29 डिग्री 18 मिनट। यानी इसकी उत्तर से दक्षिण तक 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर है और पूर्व से पश्चिम तक इसका 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है। कई बार ये भी सवाल आपको कंप्यूटर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें विस्तार में कितना डिफरेंट है। अब हम इससे बाद में चर्चा करते हैं स्थिति के बाद हम आगे चलते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। तो भारत का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर ध्यान देना, ये वर्ग शब्द का ध्यान रखना आपको, वर्ग किलोमीटर है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के अलावा भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा के बारे में। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो भारत के 7 पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये 7 देश ऐसे हैं जिसके साथ में भारत की स्थलीय सीमा लगती हैं।
और स्थलीय सीमाओं में सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा अंतरराष्ट्रीय जो रेखा देश के साथ लगती है तो वो है बांग्लादेश। और सबसे कम अगर लगती है तो वो है आपका अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लगती है सबसे कम लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, और सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर। उसके बाद में म्यांमार के साथ में लगती है 1643 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा। भूटान के साथ में लगती हैं 699 किलोमीटर, नेपाल के साथ में लगती हैं 1751 किलोमीटर, और चीन के साथ में लगती हैं 3488 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती हैं। कई बार इनके अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्यों के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, तो पाकिस्तान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती हैं वो है 3323 यानी 3323 किलोमीटर सीमा है वो हमारी पाकिस्तान के साथ में लगती हैं। और पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर। अफगानिस्तान के साथ में एक ही राज्य है, जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, वो भी पीओके की, पाक अधिकृत कश्मीर जिसे अपन कहते हैं, पीओके लगता है 106 किलोमीटर। और चाइना की बात अगर अपन करें तो कश्मीर या अपन कह सकते हैं लद्दाख और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और आसाम की जो सीमाएं हैं वो हमारे चीन के साथ में लगती हैं। इसके बाद में इस प्रकार नेपाल की बात अगर करें तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भूटान की बात करें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम भी लगती हैं। इसी प्रकार बांग्लादेश की बात करें तो त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, पश्चिम बंगाल, इनकी सीमाएं बांग्लादेश के साथ में लगती हैं। अब बात करते हैं हम भारत के गोर मोता गुजरात में स्थान है और किबितू अरुणाचल प्रदेश में है। ये इसका पश्चिमी बिंदु है और ये इसका पूर्वी बिंदु है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है, डिफरेंस है, वो हमारा है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर पर इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्थान ध्यान रखना वो है गोर मोता और यहाँ पर जो स्थान है वो है किबितू। इन दोनों के बीच के जो पूर्वी बिंदु है ये भारत का अरुणाचल प्रदेश में और ये गुजरात में पश्चिम बिंदु है। इनके बीच के जो डिस्टेंस है, दूरी है भारत की पूर्व से पश्चिम तक, वो है 2933 किलोमीटर। और उत्तर में इंदिरा कोल से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, ये सबसे भारत का उत्तरी बिंदु है और ये कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी बिंदु है। यहां तक हम अगर बात करें तो ये दूरी भारत की है 3214 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। तो भारत की 15,200 किलोमीटर सीमा अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में लगती है 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की बात करें तो तट रेखा की अगर बात करें तो हमारी तट रेखा 6100 किलोमीटर लंबी है जो जलीय क्षेत्र को छूती है। अगर हम द्वीपों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो हमारे ये 7,516 किलोमीटर लंबी सीमा है, वो जलीय सीमा रेखा की लंबाई है। अब भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री है और ये भारत के लगभग मध्य से जाती है। इसका उत्तरी भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है और इसका दक्षिणी भाग है उसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ये रेखा में से कई बार प्रश्न पुटअप होते हैं कि कौन कौन से राज्यों से ये रेखा गुजरती है या किस राज्य में से ये रेखा नहीं गुजरती है। तो उसका हमें ध्यान रखना, सबसे पहले आता है मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये 8 राज्य से, ध्यान देना यहाँ पर कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं जिनमें से ये कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से जाती है और 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। इन 8 राज्य के नाम आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगर नाम याद नहीं है तो आप उस प्रश्न को गलत कर दोगे। अब बात करते हैं अपन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में। यह हमारे ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है और एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 82.5 देशांतर यानी कि 82.5 देशांतरों को अगर 4 से हम गुणा करेंगे
तो हमारे पास में 5.5 घंटे का समय आता है। यानी कि एक को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, अगर हम गुणा करेंगे तो 60 मिनट आएंगे और मिनट को 60 से भाग देने पर हमारे पास में 5 घंटे और 30 मिनट का समय है। 5.5 घंटे हमारा समय ग्रीनविच से आगे है। अब बात करते हैं 82.5 पूर्वी देशांतर की। तो ये रेखा हमारी तिथि या अपन कह सकते हैं समय रेखा है, और ये रेखा भारत के 5 राज्यों में से गुजरती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 राज्यों में से गुजरती हैं। अब ध्यान ये देना है कौन से राज्य में से गुजरती है, कौन से में से नहीं गुजरती है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, एक आपको ऐसा राज्य दे देते हैं जिसमें से रेखा नहीं गुजरती है, और कई बार वो सवाल गलत कर लेते हैं अपन। तो पहला राज्य आता है इसमें उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य आता है मध्य प्रदेश, तीसरा आता है छत्तीसगढ़, चौथा आता है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार 5 राज्यों में से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती हैं, जिसे हम समय तिथि रेखा भी कहते हैं। और हमारे देश की घड़ियां चलती है भारत के लगभग मध्य से होकर जाती हैं। अपन ये भी कहते हैं कई बार ये यूपी के, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के जो नैनी नामक स्थान है वहां से ये होकर जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो पश्चिमी और पूर्वी तट, ये भारत का पश्चिमी तट है और ये भारत का पूर्वी तट है। अगर पश्चिमी तट की अगर बात करें तो इसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं, और पूर्वी तट की बात करते हैं तो इसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं। इसका पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है उसे कहते हैं हम कोंकण, ये महाराष्ट्र से गोवा तक है, और गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक का है उसे हम कहते हैं मालाबार। और पूर्वी जो तट है इसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं। इसका उत्तरी भाग है उसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट, और इसका दक्षिणी भाग है उसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। तो इस प्रकार से इसके पश्चिमी तट को 2 भागों में और इसके पूर्वी तट को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक देश भारत के दक्षिण में स्थित है और वो जलीय सीमा को छूता है, इसे हम कहते हैं श्रीलंका, और इसके एक तरफ मन्नार की खाड़ी है, दूसरी तरफ इसके पाक जल संधि स्थित है। यहाँ पर एक द्वीप है जिसको हम कहते हैं पावन द्वीप, ठीक है। उस द्वीप से इसकी सीमा रेखा शुरुआत होती है, और ये छिछला क्षेत्र है जहां पर नीचे पथरीला भूभाग है। इसे हम आदम ब्रिज या फिर राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। और भारत का सबसे दक्षिणतम अगर सीमा की बात हम करें तो वो आता है हमारा पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है यहाँ पर, और उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाता है, और दूसरा नाम उसका पिग्मेलियन पॉइंट है जो हमारे भारत की सबसे दक्षिणतम सीमा है, ठीक है। वो 6 डिग्री 4 मिनट ही अपन कह सकते हैं सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जहां से हमारी सबसे दक्षिणी सीमा वो ग्रेट निकोबार में से गुजरती है। आज के लिए इतना ही है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।